राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में आप सभी के बीच हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किए। आज हम आप सभी के बीच जो है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। कहने की तात्पर्य कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। अब एपी है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो एपी जो है यह प्रश्न, यहाँ से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड नॉर्मली पूछते हैं। ऐसे एसएससी, बैंकिंग सेक्टर तो नहीं, एसएससी, ग्रुप डी हुआ, इस सब में जो है पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहे हैं एपी जीपी, तो एपी जो पढ़ाएंगे वह बेसिक से स्टार्ट होगा। कहने का तात्पर्य कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप कभी नहीं भी पढ़े हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। तो हम बात करने जा रहे हैं एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस यानी कि समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी है क्या, तो हम कहने का तात्पर्य एक वर्ड आता है क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम कहते हैं क्या, सीक्वेंस का अर्थ हम कह सकते हैं क्या, अनुक्रम। सीक्वेंस को हम कहते हैं अनुक्रम अर्थात कहने का तात्पर्य कि कोई भी संख्या हम लेते हैं, यदि उसको सीक्वेंस में रखते हैं, अनुक्रम में रखते हैं, क्रम में यानी कि रखते हैं, तो वह मेरा क्या कहलाता है, सीक्वेंस। यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे बोल सकते हैं कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, इसी प्रकार से और भी संख्या आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो हम संख्या लिखे सभी क्या है, सीक्वेंस में है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। अर्थात कहने का तात्पर्य सभी जगह अंतर 2 है। तो अंतर जब 2 है तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य आगे भी जो संख्या आएंगे वहाँ पर भी अंतर 2 होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इससे हमें यह पता चल गया कि समांतर श्रेणी समान अंतर। कहने का तात्पर्य कि जब हम समांतर की बात करते हैं, समांतर की बात करते हैं, तो समांतर के अर्थों में हम कह सकते हैं कि समान अंतर, समान अंतर अर्थात समान अंतर। देख रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच सभी जगह अंतर क्या है, समान है। तो हम इसी को हम जो पढ़ते हैं आज, हम समांतर श्रेणी अर्थात कोई भी संख्या यदि श्रेणी में दिया जाए तो उनका अंतर क्या होना चाहिए, समान। यदि समान अंतर होगा तो वे समांतर श्रेणी कहलाएंगे। तो आप समांतर श्रेणी के बारे में आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं, दिए गए दो संख्याओं के बीच का अंतर जब प्रत्येक संख्या पर समान हो तो वह क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह समान अंतर है, 2 का अंतर, तो यह समांतर श्रेणी। और भी हम एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं, जैसे हो गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद हो गया 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 ... तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्या हम लेते हैं, ये हम 3 और 5 लिए तो इसके बीच का अंतर कितना, 2 आया। 7 और 5 लिए, इसके बीच का अंतर 2। 9 और 7 लिए, इसके बीच का अंतर 2। कहने का तात्पर्य कि जब हम आगे इस प्रकार से दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो हमें अंतर समान आता है। और समान आने पर देख रहे हैं सभी को एक श्रेणी में लिखा गया, सीक्वेंस में लिखा गया है। तो कोई भी सीक्वेंस जब सीक्वेंस में लिखा जाए, अंतर समान हो, तो वह मेरा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की बात कर लिए तो हम समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी
और दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर हम जान गए क्या कि समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक होते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। हम परिमित समांतर श्रेणी को हम कहते हैं फिनिट यानी फिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस यानी, और दूसरा बोलते हैं अपरिमित इंडिफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेस। कहने का तात्पर्य कि परिमित समांतर श्रेणी, तो परिमित समांतर श्रेणी का तात्पर्य है कि जब यहाँ पर समांतर श्रेणी जो दिया रहेगा वह एक निश्चित रहेगा, वह उसका मान एक निश्चित कहीं पर लिमिट में रहेगा। और हम बात करते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी की, तो यह इसका मान अनिश्चित रहेगा, इसका लिमिटेशन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे कि हम 1 लिखें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इतना जाने के बाद हम इसको रोक दें, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। यदि हम इसको लिखेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से डॉट से हम दर्शा देंगे। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब निश्चित है यह जो 1 से लेके 11 तक जो सीक्वेंस में दिया हुआ है, यह जो देख रहे हैं कि सभी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान। इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 1। अर्थात इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि सभी जगह अंतर समान है। कहने का तात्पर्य समांतर है। और यहाँ पर लिमिटेशन की बात किया है, 1 से स्टार्ट किया और 11 तक चला, अर्थात इसके आगे बढ़ने का कोई भी यहाँ पर सोर्स दिया नहीं है। तो जो निश्चित हो उसको कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। और यहाँ पर देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद डॉट डॉट, अर्थात कहने का तात्पर्य कि यह कहाँ तक, जब तक कि आपका पेन और पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, कहने का तात्पर्य आपका अवस्था ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप लिखते रहिए, परंतु यह ख़त्म होने वाला नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि जिसका निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, वही क्या कहलाता है, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आपको परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जिसका निश्चित हो, जिसमें लिमिटेशन हो, वह क्या कहलाएगा, परिमित, और जिसमें लिमिटेशन नहीं हो वह क्या कहलाएगा, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की बात कर लिए, आप समांतर श्रेणी को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बतलाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या कि अनुक्रम के पद, टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो हम बात कर रहे हैं अनुक्रम के पद क्या होते हैं। तो जैसे कि हम पद के बारे में बात करते हैं, तो हम पद कह सकते हैं क्या कि कोई भी एक सीक्वेंस में दिया रहे, श्रेणी में दिया रहे, तो उसमें पद जो है दिया रहता है, यानी कि एक पद आगे आने वाले संख्या जो है वह मेरा पद कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे कि अभी ले रहे थे कि 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, फिर हो गया यहाँ पर 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 जो दिया हुआ, यह मेरा एपी में जो है, यह जो है एपी में, तो यह एपी में है। कहने का तात्पर्य कि सभी जगह समान अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो देख रहे हैं कि सभी जगह अंतर समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, अर्थात समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में हम बतलाए थे 2, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉट लाइन से आगे बढ़ने के लिए नहीं, यह डायरेक्ट रोक दिया, तो हम कह सकते हैं यह परिमित समांतर श्रेणी है। तो परिमित समांतर श्रेणी में अब हम बात करने जो जा रहे हैं टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, यानी अनुक्रम के पद
पद की बात करते हैं तो पद, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18, इस प्रकार से 20 तक जो आया। तो यहाँ पर जो पहले दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट पद, यानी कि फर्स्ट प्रथम पद, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। अब यहाँ पर जो आया सेकेंड में, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड पद, यानी कि सेकेंड टर्म, सेकेंड पद। उसके बाद जो आया यह मेरा हो जाएगा थर्ड, और उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, इसके बाद जो है यह फिफ्थ कहलाएगा, और यहाँ पर जो दिख रहा है यह सिक्स्थ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ। यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म है यह कौन सा पद है? टेंथ, 10वां पद, 10वां पद। तो यहाँ पर 10वां पद हमें लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो आप पद को समझ गए होंगे। तो पद को समझ गए, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। यह बेसिक था, बेसिक हम आपको दे दिए। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे थे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हम बतलाएं कि जब कोई भी पद सीक्वेंस में हो या तो अंतर समान हो, आगे की ओर बढ़ता जा रहा हो, तो वह क्या मेरा समांतर श्रेणी एपी कहलाएं। फिर उसके बाद टर्म ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात किए, पद के बारे में। तो यहाँ पर हम जो शुरू से होता है तो हम करते हैं क्या, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो मेरा जो है बढ़ते जाता है पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से मेरा पद होता है। तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से मेरा लास्ट जो है 10th पद जो है यहाँ पर। इसलिए अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं एपी और जीपी, तो इसको हम कुछ जो इस प्रकार से हम 1 2 4 इसके स्थान पर कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ नहीं ले सकते, यह मेरा फिक्स है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे टर्म का प्रयोग करते हैं जिसका मान वो निश्चित हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट, यहाँ पर यह मेरा ए से, यानी कि प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे, और जो अंतर होगा यह जो होगा पद होगा, यह क्या होगा, प्रथम पद। ए को हम लेंगे तो यह कहलाएगा प्रथम पद। अब यहाँ पर अंतर जो देख रहे थे, अंतर को हम डी से डिनोट करेंगे, छोटी डी से डिनोट करेंगे। तो इसको हम जो है यानी कि यहाँ पर हम अंतर जो दिख रहा था प्रत्येक जगह समान, तो यहाँ पर हम डी से डिनोट करेंगे। तो डी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, अर्थात सभी जगह अंतर क्या होगा, समान होगा। सार्व अंतर को डी से डिनोट करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रथम पद को हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। क्योंकि हम 10 लिए हैं तो 10 तक लिखें। A1, A2, A3, A4, यह मेरा क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमें संख्या लिखना है कि यह एपी में बनाना है, तो यह मेरा क्या हो गया, पद हो गया। यह मेरा क्या, पद हो गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, अर्थात 10 पद है, 10वां पद। तो कहने का तात्पर्य, अब इसको हमें इस संख्या में लिखना है। तो हम यहाँ पर मान लिए पहला पद, प्रथम पद ए लेके चले हैं, तो यहाँ पर A1 को हम बोल सकते हैं ए। इसको हम लिख रहे हैं एपी में, इसको हम लिखेंगे क्या, एपी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर A1 के जगह पर ए लिखे। अब दूसरा पद हमें लिखना हो, दूसरा पद, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जैसे 2 के बाद 4 आया। एग्जाम्पल यहाँ पर हम थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर 2 लिए थे, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो हम देख रहे हैं क्या कि सभी जगह समान अंतर है। तो अंतर को हम डी से डिनोट करते थे, एक प्रथम पद को ए से। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो प्रथम पद मेरा ए है, तो ए का मान कितना, 2। अब दूसरा पद लिखने के लिए हम 2 में यदि इस अंतर को जोड़ देंगे तो 2 2 हो गया 4।
अब यहाँ पर 4 है तो हम करेंगे क्या, जब अगला लिखेंगे तो यहाँ पर ए 2 है चल रहा है, तो 2 में हम किससे 2 को 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 6 हो गया। अब अगला हम लेते हैं तो 2 को हम 2 लेंगे और जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 2 को। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि आगे की संख्या एपी में लिखाते जा रहा है, क्योंकि हम ए माने हैं किसको, प्रथम पद को, और डी माने हैं किसको, सार्वअंतर को। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए का मान कितना 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और प्लस 2 जो आया या डिफरेंस, तो हम ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगला टर्म लिखें तो ए का 2 का मान ए, और यहाँ पर कितना 2 और इंटू 2 का मान क्या डी, तो 2d लिख दिए। यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 2 हो गया और प्लस में 3, यहाँ पर ए ले लिए और यहाँ पर जो है 3 है, और d जो है डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर 2 के स्थान पर डी। तो यहाँ पर देखिए क्या, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। कहने का तात्पर्य यहाँ पर डिफरेंस में जो है गुना होते जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिख रहे हैं, प्रथम पद मेरा क्या हो गया ए, तो दूसरा पद हमें लिखना है तो ए प्लस डी, तीसरा लिखने के लिए ए प्लस डिफरेंस में 1 से गुना, तो यहाँ पर किससे 2 से 2d हो जाएगा। यदि चौथा पद लिखना है तो ए प्लस 3d, और पांचवा पद लिखना है तो ए प्लस 4d, छठा पद लिखना है तो ए प्लस 5d, और सातवां पद लिखना है तो ए प्लस 6d, और आठवां पद लिखना है तो ए प्लस 7d, और नौवां पद लिखना है तो ए प्लस 8d, और 10वां पद लिखना है तो ए प्लस 9d। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने लिखे हैं जो भी टर्म, यह मेरा क्या बन जाएगा एपी में। ए का मान और डी का मान दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट एपी में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो यह मेरा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ, पंचम से लेकर 10 तक है, यह मेरा पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या दिया रहेगा और उसको कहेगा एपी में लिखें। सिर्फ आपको दिया रहेगा ए का मान और दिया रहेगा डी का मान। ए और डी का मान दे दिया रहेगा कुछ, और उसके बाद बोलेगा कि आप सजाइए इसको, सार्वअंतर में 3 पद लिखिए, 5 पद लिखिए, 10 पद लिखिए। तो आप लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम पद माने हैं ए, तो मेरा प्रथम पद ए रहेगा। जब दूसरे पद लिखेंगे तो डिफरेंस को हम जोड़ देते हैं, प्रथम पद में डिफरेंस को जोड़ देंगे। दूसरा पद लिखना हो तो ये डिफरेंस जोड़ दें, तीसरा पद लिखेंगे तो डिफरेंस को 2 से गुना करेंगे और प्रथम पद में जोड़ देंगे। चौथा लिखना हो तो प्रथम पद में डी से 3 से गुना करेंगे। इस प्रकार से लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, जहाँ तक लिखना हो लिख लेते हैं। यह मेरा क्या था, तो परिमित में था। क्या था, परिमित में, अर्थात यह मेरा फिक्स था। यह मेरा क्या था, फिक्स, परिमित था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लेके चला 10th तक, लेकिन 10 से नहीं आगे भी बढ़ा दिया, और यह जो है कहाँ तक चला लेके, तो an तक। कहाँ तक, an, अर्थात n मेरा प्राकृतिक संख्या होगा। n मेरा प्राकृतिक संख्या होगा, और प्राकृतिक संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं क्या, कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर n का मान जो है 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक जाना हो। n का मान 50 भी ले सकते हैं, n का मान 100 भी ले सकते हैं, n का मान 1000 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ 10 तक तो हमने लिखे, फिर इसके आगे क्या होगा तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो 10 था, 10वां पद हम लिखे तो डी को किससे गुना किए, 9 से। जब 9वां पद लिखना था तो डी को 8 से गुना किए, 8वां लिखना था तो 7 से, और 7 लिखना था तो 6 से।
छठा लिखना था तो 5 से गुना किए, 5 लिखना था 4 से गुना किए, 4 को लिखना था 3 से गुना किए, 3 को लिखना था 2 से गुना किए थे और 2 को लिखना था तो 1 से गुना किए थे। किसमें? डिफरेंस में। तो डिफरेंस में यहाँ पर गुना जो है 1 कम हो रहा है, तो एनवा पद को हमें लिखना है कि एनवा पद क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो एनवा पद को हम सबसे पहले प्रथम पद लिख दिए। क्या लिख दिए? प्रथम पद। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में अंतर 1 हो रहा था, 10 है तो यहाँ पर 9 हुआ। तो इसको हम जोड़ेंगे क्या? तो n में घटाएंगे 1, n में क्या घटाएंगे? 1, और यहाँ पर अंतर जो आ जाएगा यह d आ जाएगा, अर्थात यह एनवा पद होगा। कहने का तात्पर्य यह क्या हो जाएगा? एनवा पद। एनवा पद लिखने के लिए हमें क्या आ गया? a + n - 1 × d। a + n - 1 × d यह एक फार्मूला हो गया जो कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो हमें यहाँ तक जो है, तो यहाँ पर हम एनवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आ गया a + n - 1 × d। तो इस फार्मूला का हम अगले चैप्टर में जिक्र करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर जानकारी होना है क्या कि सार्व अंतर क्या है, और उसके बाद प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद क्या है, यहाँ पर d है, d सार्व अंतर क्या है। तो हम यहाँ पर d का मान और a का मान जो ज्ञात करने के लिए बतलाएं, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं इस प्रकार से। अब चलिए यहाँ पर, तो जो शुरू से स्टार्ट होता है वह प्रथम पद कहलाता है, और सार्व अंतर d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगले टर्म को पिछले टर्म में घटा देते हैं, यानी कि अगले पद से अगले पद में अगले पद में घटाते हैं पिछले पद को, पिछले पद को। तो अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं। कहने का तात्पर्य कि हमें अंतर निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो a2 में घटाएंगे a1 को, या तो a4 में घटाएंगे a3 को, या तो a6 में घटाएंगे a5 को। तो मेरा अंतर समान आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम इसको पूर्ण रूप से लिखते हैं। हमें d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो a2 में घटाएंगे a1 को, ये भी हो जाएगा अंतर, या तो हम घटा देंगे a3 में हम a2 को, a3 में a2 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा, या तो हम घटाएंगे a4 में a3 को, a4 में a3 को, तो यहाँ पर भी मेरा अंतर आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे भी इस प्रकार से हमें 2 संख्या दिया रहेगा, तो अगले पद में से पिछले पद को हम घटाकर अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा a5 में घटाएंगे a4 को, a5 में घटाएंगे a4 को, तो यहाँ पर जो है अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अंतर भी सार्व अंतर निकालने के लिए जान गए। तो यहाँ तक जो है इस थ्योरी मेरा क्लास थ्योरी सेशन मेरा कंप्लीट होता है। तो थ्योरी सेशन यहाँ तक रहा, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः फिर से रिवाइज करवा देते हैं, कृपया आप ध्यान से समझिए। आपको 0 से स्टार्ट किए AP GP हम कोई भी चैप्टर जो आप सभी के बीच पढ़ाने आते हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। आप यदि कभी पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो आप यदि क्लास को अच्छी प्रकार से वॉचिंग कीजिएगा तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट किए थे। क्या सबसे पहले हम बतलाएं क्या AP है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है क्या, समांतर श्रेणी है क्या। उसके बाद हम बात किए टर्म के बारे में, यानी कि पद के बारे में। पद के बारे में बात किए कि पद मेरा जो है कोई भी चीज़ सीक्वेंस में दिया रहेगा, 2 4 6 5 10 15 20 40 50 20 40 60 इस प्रकार से सीक्वेंस में दिया रहेगा। और देखेंगे क्या कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान हो तो वह मेरा क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। और यहाँ पर क्या श्रेणी में है तो श्रेणी सार्वंतर श्रेणी कहलाएगा। अब हम पद की बात किए तो हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जो वह मेरा पद बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 यह मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। 2 मेरा जो हुआ फर्स्ट पद, 4 मेरा सेकेंड पद, 6 मेरा थर्ड पद, 8 मेरा
फोर्थ हो गया, 10th मेरा 10 जो है मेरा 5th हो गया। इस प्रकार से मेरा पदों की संख्या आगे बढ़ते रहता है। और यहाँ पर हम लिखें क्या कि हम जैसे कि हम 1 2 4 6 ये मेरा फिक्स वैल्यू है, यह निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। हम अनिश्चित यानी जिसका मान और भी हो सकता है, कुछ भी हम रख सकते हैं, वैसा हम मान लिए कि प्रथम पद जो माने हैं ए माने हैं। फिर उसके बाद सार्वअंतर, इन दोनों बीच के अंतर जो होता है डी, कहीं पर 5 होगा, कहीं पर 7 होगा, कहीं पर 10 होगा, कहीं पर 20 भी होगा, कुछ भी आप अपने दे सकते भी है। और जो भी रहेगा डिफरेंस बुक में वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर डिफरेंस को हम मान लिए डी, तो यहाँ पर हम पद लिखें A1 A2 A3 A4, या तो T1 T2 T3 T4 T5, इस प्रकार से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ए का प्रयोग किए। तो यहाँ पर A1 के जगह पर हम प्रथम पद लिखें तो ए, तो यहाँ पर ए ले दिए। और दूसरा पद A2 लिखने हम बात किए, तो यहाँ पर ए में यानी कि प्रथम पद में हम डी को जोड़ दिए, तो मेरा दूसरा पद लिखा जाएगा। तीसरा पद लिखने के लिए हम प्रथम पद में डी को 2 से गुना करके जोड़ दिए। तीसरा पद लिखने के लिए हम क्या किए, तो प्रथम पद में डी को 3 से गुना करके जोड़ दिए। चौथा में हम क्या किए, चौथा पद को हम 3D लिखें। यहाँ पर एक मेरा टर्म छूट गया है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। और लास्ट में एनवा पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद हमें ज्ञात करने के लिए किए क्या कि देख रहे थे 10वां लिख रहे हैं तो 9 एक घट रहा है, 9 गुना करना पड़ा डी से, तो यहाँ पर हम प्रथम पद और उसके बाद एन पद को ज्ञात करने के लिए एन में 1 घटा दिए और गुना जो कर दिए डी से, तो ये मेरा एनवा पद ज्ञात हो गया। तो यहाँ तक मेरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बुक को, तो इसलिए आप जो है इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज हम 5.1 की बात कर रहे हैं। तो बोला क्या, एक नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि प्रश्न में बोला क्या कि कुछ कंडीशन दिया गया, टर्म दिया गया है, और बोला क्या कि आप यह हमें बतलाइए कि यह टर्म एपी में है या नहीं है, तो क्यों है। तो चलिए हम ध्यान से सबसे पहले कंडीशन को पढ़ते हैं। तो पहला नंबर बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आप बतलाइए कि यह जो है यदि आगे चलता है तो यह क्या एपी में है या नहीं है, तो क्यों। तो चलिए ध्यान से अब समझते हैं इसको। तो बोला क्या है कि एक टैक्सी है, यानी कि एक टैक्सी है और रोड पर टैक्सी चलता है। हम थोड़ा सा रोड का इमेज बना लेते हैं समझने के लिए। चलिए यह रोड हो गया और इस रोड पर जो है एक टैक्सी चलता है, तो टैक्सी का भी थोड़ा सा चित्र हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। यह टैक्सी हो गया, ठीक, और यह जो है रोड पर चलता है। तो बोला कि प्रत्येक किलोमीटर अर्थात एक किलोमीटर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चला तो 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर तक का यहाँ पर हाईवे रोड जो है बना हुआ, उस पर टैक्सी चलेगा। तो यहाँ पर बोला कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है, अर्थात 1 किलोमीटर यदि टैक्सी से चलते हैं तो इसका किराया फिक्स है या 15 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर आप शुरू में चलते हैं तो टैक्सी का किराया कितना, 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के बाद अगला 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगला 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगला 1 किलोमीटर चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट। अब 2 किलोमीटर यहाँ तक आए तो यहाँ से शुरू से चलने में यहाँ तक 3 किलोमीटर,
अब शुरू से यहाँ तक 4 किलोमीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर, 6, 7, 8 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पर बोला गया क्या कि यदि प्रथम 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा, किराया 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि अब जो अतिरिक्त किलोमीटर चलिएगा तो उसका किराया आपको क्या लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपया। कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया अतिरिक्त आपको कितना देना पड़ रहा है, 8 रुपया। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि आप बताइए कि यह एपी में है या नहीं है, तो क्यों। तो हम अभी जस्ट एपी में बतलाए क्या कि हम एपी उसी को कहेंगे, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेस उसी को कहेंगे जो कि दिए हुए सीक्वेंस में क्या हो, सभी का अंतर समान हो, सभी का अंतर क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2, तो देख रहे हैं प्रत्येक जगह समान है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 15 रुपया स्टार्टिंग में पे किया, यदि वह 2 किलोमीटर चला तो 8, यहाँ पर 15 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, यानी कि यह मेरा प्रथम पद हो गया और डी मेरा क्या हो गया, 8, ए मेरा क्या हो गया, अब 15 मेरा प्रथम पद और अंतर जो है मेरा कितना का है, 8 रुपये का, तो डी का मान हो गया 8 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 15 + 8, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जब हम निकालेंगे इस पॉइंट का किराया तो यह हो जाएगा ए + डी। अब हम तीसरे पॉइंट का किराया ज्ञात करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा 1, 8, तो डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, 2D। अब यहाँ पर 4 किलोमीटर जब चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो ए + 1, 2, 3 डिफरेंस, तो 3D। और यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर जब चलेगा तो ए प्लस यहाँ पर 4, 8 है, तो यहाँ पर किससे, 4D। इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे, आगे का मेरा किराया निकलते चला जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब निकालें तो यहाँ पर 5 में 4 आया, तो 8 का जब निकालेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया और 8 में 1 कम 7D, डिफरेंस से गुना कर देंगे तो यह मेरा 8 किलोमीटर तक का निकल जाएगा। अब हम किराया ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर किराया ज्ञात करते हैं तो ए का मान कितना, 15, ए का मान हो गया 15 और प्लस डी का मान 8, तो कितना हो गया, 15 और 8, 15, 8 हो गया आपका 23, तो यहाँ पर 23 रुपया। फिर उसी प्रकार से 23 से 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 तो 31 रुपया, फिर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 रुपया, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 47 रुपया। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे और जब 8वां किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस 7 गुना डिफरेंस 8 हो गया, तो अब 8 सती 56, 56 में 15 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 और 5 1 6 1 7, 71 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सभी का अंतर समान है, तो यह क्या है, एपी में है। हम बोलेंगे क्या कि यह जो है एपी में है, यह एपी में है। आप कंडीशन समझ गए। अब दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा नंबर कंडीशन बोला क्या कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम बेलन की बात कर रहे हैं, तो आप बेलनाकार सिलेंडर देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो यदि देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यह बेलनाकार सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो है यहाँ पर गैस भरा जाता है, इसमें गैस भरा जाता है। तो यह गैस जो भरा हुआ है, यह गैस का मान लीजिए टोटल 1 है, टोटल कितना है 1। इसका आयतन अर्थात गैस में यदि भरा जाता है तो आयतन निकलता है, उसका आयतन जो है 1 किलो गैस है। तो 1 किलोग्राम गैस है, तो बोला क्या कि गैस निकालने वाली जो पंप है वह प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कहने का तात्पर्य 1/4 भाग बाहर निकालता है
टोटल गैस की मात्रा 1 है और बाहर निकालता है इसका यानी कि 1 का 1/4 बार प्रत्येक बार 1/4 प्रत्येक बार निकालता है। तो पहली बार जो यहाँ पर जो है गैस का एक हम लेयर बना देते हैं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ से यहाँ तक फुल है तो फुल में 1 किलो गैस था। अब किया क्या, जब दूसरी बार पंप से निकाला तो शेष गैस का बोला बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, तो 1 किलो था तो 1 में से किया क्या, इसने 1/4 भाग को निकाल दिया। तो हम 1 में 1/4 को घटाते हैं। तो ऐसा भिन्न को हम डायरेक्ट घटाने के लिए यदि 1 में किसी को भी घटाना हो तो ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे, एलसीएम लेने का झंझट खत्म। आँख को बंद नहीं करना है, दिमाग को स्टॉप कर देंगे और ज़्यादा नहीं लगाएंगे। घटाना है तो 4 में से 1 गया तो 3/4। यदि 1 में 2/4 घटाना है तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2/4 कट के यहाँ पर हो गया 1/2। 1 में से 3/4 घटाना है तो 4 में से 3 गया 1/4 बचा और यहाँ पर 1 में से 4/4 यानी 1/1 को घटाना है तो बचेगा क्या, 0। तो डायरेक्ट हम जो करते हैं क्या कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर में से ऊपर वाला को घटाकर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 में से 1/4 भाग हवा को निकाल देता है तो इसके पास शेष जो बचा 4 में से 1 गया 3/4। अब अगला जो है 3/4 में से 1/4 को घटाएंगे, 4 भाग निकाल देगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2/4। अब अगला 2/4 में से हम 1/4 को निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 में से 1/4। अर्थात देख रहे हैं क्या कि यह जो मेरा संख्या आ रहा है, पहले था 1, उसके बाद हो गया 3/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 1/4। यह संख्या जो आ रहा है देख रहे हैं प्रत्येक बार यहाँ से यहाँ के बीच का जो अंतर है कितना, 1/4। यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर 1/4, यहाँ से यहाँ का अंतर 1/4। अर्थात देख रहे हैं क्या, यह हवा निकालने का जो प्रोसेस है प्रत्येक बार समान जो है हवा निकाला जाता है गैस से, सिलेंडर से जो है समान बार प्रत्येक बार जो गैस निकाला जाता है वायु को वह समान में निकाला जाता है। अर्थात जब समान में निकलता तो यह मेरा क्या है, एक क्रम में सजा हुआ है, समांतर में। अर्थात हम इसको भी क्या कहेंगे, यह जो है एपी में है। तो आप इसको भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप अपने किताब में, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ाती जाती है। तो आप यह हमें समझाइए कि यह एपी में है या नहीं। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर तो बोला है क्या कि एक जो है कुआं खोद रहा है, एक कुआं खोदने की काम हो रहा है। तो चलिए हम कुआं को थोड़ा सा बना लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कुआं का चित्र बनाए समझाने के लिए। अब कुआं जो है यहाँ पर खुदाई हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या कि कुआं की जो खुदाई होता है वह नीचे की ओर जाता है, खुदाई नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर खुदाई जो किया जा रहा है यह मीटर में, यहाँ से यहाँ तक मान लिए यह 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जितना खोदना है बेचारा खोदेगा। हम यहाँ तक समझाने के लिए मान लेते हैं। यहाँ तक हुआ 1 मीटर, और यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर, और यहाँ पर 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, डॉट 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 आगे जाए। अब चलिए, यहाँ पर बोला गया था कि जब कुआं खोदा जाता है तो प्रथम मीटर खुदाई का लागत, अर्थात जब प्रथम मीटर कुआं को खोदा गया तो यहाँ पर जो इसका लागत है, इतना सा खोदने का लागत, इतना सा जब खोदा जाता है तो इतना खोदने का लागत जो आया वह 150 रुपया, 150 रुपया। अब जब अगला दूरी खोदा गया, इस दूरी को, तो इसमें बोला क्या कि अतिरिक्त यानी कि खुदाई की लागत, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, अर्थात प्रत्येक मीटर जब अतिरिक्त खोदा जाता है 1 मीटर के बाद, तो यहाँ पर लागत 50 रुपया बोल रहा है, तो यहाँ पर 50 रुपया लग रहा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई करने पर 50 रुपया अतिरिक्त लग रहा है। फिर अगला 1 मीटर खोदेगा तो इसको 50 रुपया अतिरिक्त लगेगा। फिर अगला मीटर खोदेगा तो 50 रुपया लग रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि पैसा में वृद्धि हो रहा है, पैसा में वृद्धि और सामान वृद्धि हो रहा है। कितना का? 50 रुपया का। तो यहाँ पर पहले जो है एक मीटर यानी खोदा गया तो इसका 50 रुपया, 150 रुपया लागत आया। फिर दूसरा मीटर खोदा गया तो इसका कुल जो है हो गया कितना? 150 में हम क्या तो जोड़ दिए 50 रुपया, तो हो गया 200 रुपया। जब 3 मीटर खुदाई हुआ तो 250 रुपया लागत हो गया। जब 4 मीटर खुदाई हुआ तो 300 रुपया आ गया। इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद जो है मजदूरी में वृद्धि होते जा रहा है, पैसा में क्या वृद्धि होते जा रहा है। तो हम इसको पूर्ण रूप से डिटेल से जब देखते हैं तो हम यहाँ पर 150 रुपया जो था इसको हम क्या मानेंगे? ए। और यहाँ पर अंतर 50-50 का चल रहा है तो डी का जो मान होगा वह 50 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए हो गया, तो यहाँ पर ए प्लस डी हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D। आगे जब आएगा तो इस प्रकार से लिखते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह मेरा देख रहे हैं क्या कि सभी जगह अंतर जो है, सभी जगह अंतर क्या है? समान है। सभी जगह अंतर समान है। तो समान अंतर जब होता है तो वह मेरा क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है यह AP में है। तो यह मेरा हो गया आंसर। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, आप नोट भी कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ जो है व्यावसायिक गणित से आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो इसका हम कुछ थ्योरी समझा देते हैं। जब ब्याज की बात होता है तो ब्याज को हम 2 भाग में बांट देते हैं। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण ब्याज, एक होते हैं साधारण ब्याज, और एक होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक होते हैं साधारण ब्याज और एक होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात साधारण ब्याज के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो साधारण ब्याज में होता है क्या कि आपको जो है डायरेक्ट जो मूलधन होता है, मूलधन का ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपया, आपका मूलधन 100 रुपया है और आप जो रेट पर दिए हैं, दर दिए हैं, वह 5% वार्षिक, 5% वार्षिक।
तो आप जो है यह 5% वार्षिक, तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, तो यह 100 का कितना 5%, तो 100 का 5% हो गया 5, तो 5 रुपया हो गया ब्याज। और इसका मूलधन जो है P जो है प्रिंसिपल 100, और तब यहाँ पर इसका अमाउंट जो होगा मिश्र धन। अमाउंट होता है क्या कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन कहलाता है अमाउंट। तो इसका हो जाएगा, इसको भुगतान करना पड़ेगा तो 105 रुपया। फिर यदि हम 1 वर्ष, जब दूसरे वर्ष की बात करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जब हम निकालेंगे तो 105 है, तो 5 रुपया वृद्धि हो रहा है तो 5 रुपया जोड़ देंगे तो इसका जो हो जाएगा 110 रुपया। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 5-5 रुपया का वृद्धि होगा, किसमें, तो साधारण ब्याज में। जब हम इसी को चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में यदि 100 रुपया आप दिए, यदि रेट है 5% वार्षिक, तो यहाँ पर होगा क्या, तो पहले वर्ष जो होगा, प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, तो यह जो है 5 रुपया ही बढ़ेगा, 5 रुपया, अर्थात 100 का 5% तो 5 रुपया हो गया, तो 5 रुपया, तो इसका अमाउंट जो होगा, अमाउंट हो जाएगा 105 रुपया। तो 105 रुपया अमाउंट हो गया। अब अगले वर्ष जो दूसरे वर्ष जब होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जब लिया जाएगा तो होगा क्या कि 100 का जो 100 रुपये का ब्याज हुआ कितना, 5 रुपया। 100 रुपये का ब्याज कितना, 5 रुपया। और 5 रुपया जो आपका ब्याज था, उस 5 रुपये का भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य 100 रुपया का 5 रुपया ब्याज भर रहे हैं, लेकिन 5 रुपया जो वृद्धि हुआ है वो 5 रुपया का भी ब्याज चलेगा। तो 5 रुपये का ब्याज यहाँ पर 5% वार्षिक दर से, तो हो जाएगा 5 गुना मूलधन गुना समय गुना दर कितना, 5%, तो 5/100। तो यहाँ पर समय मूलधन गुना समय गुना दर बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 से कट 5 25, तो यानी कि 5 25 हो गया, 25 बटे हो गया कितना, 10,000। तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 0.0025, सॉरी, जब हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 5200, हाँ यही हो जाएगा। अर्थात इतना रुपया फिर ऐड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाला जाता है, इसमें ब्याज का ब्याज चलता है, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि होते रहता है, समान वृद्धि नहीं होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यह प्रश्न में दिया गया कि मूलधन जो इसका है, प्रिंसिपल जो है 10,000 दिया, प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपया दिया, और रेट जो दिया है वह जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज, तो हो जाएगा इसका मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ पर 20 से 20, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि यह फार्मूला होता है क्या कि यहाँ पर एक फार्मूला प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100, तो एक 100 हम अधिक कर दिए थे। यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही होगा 2 0 ही नीचा में, तो अगला जो होगा 0.25 रुपीज़ यह ऐड होगा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी हम जानते हैं क्या कि ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल दिया था 10,000 और रेट बोला है 8%, टाइम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 और अपॉन 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाता है 800 रुपया ब्याज। तो यहाँ पर जो है यदि अमाउंट 1 वर्ष का बात किया जाए तो यह हो जाएगा 10,000
और प्लस ब्याज जो आया है, इंटरेस्ट जो आया है 800 रुपया, उसको ऐड कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा 10,800 रुपया। यह अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट हम ज्ञात कर लें। अब हम पहले वर्ष क्या देखें तो 1,000 का ब्याज लगा, लेकिन जब हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं, तो 1,000 का नहीं, 1,000 यानी कि 1,000 यहाँ पर निकाल देते हैं, 1,800 का 10,800 का लगेगा। तो 10,800 का ब्याज चलेगा किस 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 8 और समय कितना हो गया 1 वर्ष, तो अपॉन कितना 100। तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 से 8 64 और यहाँ पर 8 का 8। तो यहाँ पर जो आ रहा है 864 रुपया ब्याज। यहाँ पर पहला बार आया था कितना 800 और दूसरा बार 864, अर्थात देख रहे हैं क्या वृद्धि हो रहा है, लेकिन समान वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको हम एपी में नहीं कह सकते, एपी में नहीं कह सकते हैं। अर्थात यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो वह कभी भी एपी में नहीं होगा। स्क्वायर की बात किया जाए तो वह भी कभी में एपी में नहीं होगा। तो कुछ ऐसे टर्म है जो कि एपी में नहीं होते हैं। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले क्लास में अच्छी प्रकार से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।